हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। मैं हूं सौरभ सिंह और पॉलिटी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी में थोड़ा आगे की शुरुआत करते हैं। संविधान का पहला चैप्टर, जो हम कई सारे संविधान की जो हमने पिछले सेशंस में काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने जाना, कैसे कैसे संविधान बना हमारा, संविधान कैसे लागू हुआ। कुछ जो अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए और कुछ जो अनुच्छेद थे यानी लगभग पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो अब हम संविधान की जो पढ़ाई करेंगे उस संविधान की शुरुआत से ये पहला पेज होगा। पहले पेज में जब हम कभी पलटेंगे संविधान की, आप जब बेयर एक्ट खरीदेंगे और ख़रीदने के बाद जब उसे खोलेंगे तो आपको सबसे शुरुआत में मिलेगा वो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना, वास्तव में प्रस्तावना क्या होती है, जब आप कभी देखिए, आपने जो कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें देखा होगा, जब आप पहले बुक खोलते हैं तो उसमें देखते हैं सबसे पहले कोई लिखा होता है आमुख या प्रस्तावना। तो उसी तरीके से उसमें दिया होता है कि इस किताब को, जिस किताब का वो आमुख या फिर प्रस्तावना लिखा होता है, तो उसमें उस किताब का बेसिक स्ट्रक्चर, उस किताब लिखने का उद्देश्य क्या है, लेखक ने वो किताब क्यों लिखी और उस किताब में किन किन चीज़ों पे बात की गई है, इनका सबका एक डिटेल्ड विवरण होता है। उसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना जब हम देखते हैं तो संविधान की प्रस्तावना बिल्कुल वही रोल अदा करती है जिस तरीके से किसी किताब में ये रोल अदा करती है प्रस्तावना। तो संविधान क्यों बना, संविधान लिखने का उद्देश्य क्या था उन लोगों का, जो संविधान सभा में जो लोग बैठ के संविधान बना रहे हैं उन लोगों का संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इन सभी चीज़ों पे बात करती है संविधान की प्रस्तावना। तो आज हम संविधान की प्रस्तावना पे बात करेंगे और संविधान की प्रस्तावना में इन सारी चीज़ों को देखेंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से हम देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना आखिर क्यों लिखी गई, क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं हैं, और परीक्षा में आने वाले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं उनको हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में हम इससे, संविधान की प्रस्तावना से आने वाले क्वेश्चंस को हल कर पाएँ। उसके अलावा हमें एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक भारत का नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान बनने के उद्देश्य को जानें। आखिर हमारे संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है, वह उद्देश्य इसमें लिखा गया है और यह उद्देश्य लिखा होने के कारण ही प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उद्देश्य दिया हुआ है, इसलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है कि हमारे संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो अगर हम संविधान पे बात करें, प्रस्तावना पे बात करें, तो सर्वप्रथम दुनिया में, अमेरिका में सबसे पहले अगर किसी के संविधान में प्रस्तावना लिखी गई तो वह देश था अमेरिका। अमेरिका जब आज़ाद हुआ और वहाँ के लोगों ने अपना संविधान बनाया तो उन्होंने सबसे पहले उद्देशिका अपने उसमें रखी। उसके बाद कई सारे अन्य देशों ने भी इसे अपनाया और अपने अपने संविधानों में परिचय या भूमिका को देने के लिए उद्देशिका या प्रस्तावना का प्रयोग किया। हम लोगों ने भी जब अपना संविधान बनाया, हमारी संविधान सभा ने, तो उसमें शुरुआत में प्रस्तावना रखी। तो अब हम देखते हैं वास्तव में प्रस्तावना है क्या यह है, और सबसे ये भी हम देख लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव, वास्तव में हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वह 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946। अब 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव यह था कि संविधान सभा अगर बैठी है तो इसका कुछ उद्देश्य होगा। संविधान सभा का क्या करना है, संविधान सभा को अगर एक संविधान बनाना है तो वह किस तरीके का बनाना है और संविधान किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है, तो इन सारे मसलों पे बात इस उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। तो वही उद्देश्य प्रस्ताव, उसमें कुछ आवश्यक संशोधन किए गए और आवश्यक संशोधनों को
बनाने के बाद इसे उद्देशिका का रूप दे दिया गया और उसे उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में इसे लागू कर दिया गया। इसीलिए हम देख सकते हैं कि प्रख्यात न्यायविद जो हैं NN पालकीवाला जी, उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र क्यों कहा है? क्योंकि यह एक संविधान का, हमारे संविधान का परिचय देती है, इंट्रोडक्शन देती है कि क्या क्या हमारे संविधान में क्या क्या है। तो ये चीज़ें समाहित हैं इसमें। अब हम उद्देशिका को एक बार पढ़ लेते हैं और पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं आती हैं। तो हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, शुरुआत होती हम भारत के लोग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसका एक एक शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन पे ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इन चीज़ों पे हम ध्यान दे के आसानी से किसी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, क्या क्या बनाने के लिए? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और इसके समस्त नागरिकों को, जितने भी नागरिक हैं भारत के, उन सबको क्या दिलाने के लिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा और क्या दिलाने के लिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो गया। विचार करने, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई, 5 तरीके की स्वतंत्रता दिलाने। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता जो है, समानता कितने तरीके? 2 तरीके की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, यानी उस दिन दिनांक कौन सा था जिस दिन यह लागू हुई थी? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी इस जो 26 नवंबर 1949 था, इस डेट को हमारा संविधान जो अंगीकृत हो गया था, अधिनियमित हो गया था और आत्मार्पित हो गया था, लागू लेकिन होने की जो डेट है हमारे देश में लागू हुआ, वह हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब हम इसके एक एक पॉइंट पे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके सारे पॉइंट्स पे हम बात शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना का जो मूल तत्व है, जो इसके 4 मूल तत्व हैं, इन 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकार का स्रोत क्या है। वास्तव में अगर संविधान इतना महत्वपूर्ण है तो संविधान का जो अधिकार है, इसका पावर जो है, ये कहाँ से आता है? तो संविधान की जो पावर है वो पावर आती है भारत की जनता से। यानी संविधान को जितनी भी पावर दी गई है वो कौन देता है? भारत की जनता। अर्थात भारत में सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो वह वहाँ की जनता है, सारी पावर जनता के हाथ में है, और जनता ने खुद अपनी मर्जी से संविधान को ये पावर दी है। फिर देखते हैं भारत की प्रकृति कैसी है, भारत जो देश होगा वह कैसा देश होगा? तो भारत संप्रभु होगा। संप्रभु का मतलब होता है हम अपने फैसले लेने के लिए पूर्णतः आज़ाद हैं, किसी भी दुनिया के देश के अंडर में हम लोग नहीं हैं, किसी भी देश के दबाव में आकर हम फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम दबाव में फैसला नहीं ले सकते, हम अपनी मर्जी से फैसला ले सकते हैं, उसे कहते हैं संप्रभु। समाजवादी का एक काफ़ी डिटेल्ड अर्थ होता है। समाजवादी का अर्थ ये है कि समाज में लगभग सभी लोगों को बराबर लाने का कोशिश किया जाए, इसकी कि लोगों को बराबर लाया जा सके। धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे अर्थ है कि वर्तमान में संविधान का जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा। उसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य अर्थात यहाँ की जनता चुनेगी, किसी भी जो नेता जितने होंगे, MP MLA सबको चुनेगी जनता। और गणराज्य का अर्थ होता है जो सर्वोच्च पद होगा वो उसको भी जनता द्वारा ही चुना जाएगा, वो चुना हुआ होगा, उसे कहते हैं गणराज्य।
अब आगे देखते हैं संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान जो हमने बनाया है उसका वास्तव में उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया है। तो संविधान का जो उद्देश्य है वो सबको क्या देना है, न्याय देना है, यानी जनता जितनी भी है उसको न्याय दिया जाए। उसके अलावा स्वतंत्रता दी जाए, लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, कोई भी काम करने का, व्यापार करने का, लोगों को अपनी बात कहने का, इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता दी जाए। लोगों को समता दी जाए, समता अर्थात समानता, बराबर के हक दिए जाएं हर तरीके से। लोगों में बंधुत्व अर्थात भाईचारा बढ़ाने के प्रयास किए जाएं ताकि लोग आपस में समझदारी के साथ कार्य कर सकें और भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ, मेल मिलाप, सौहार्द, भाईचारे के साथ रह सकें। तो इसके लिए बंधुत्व बढ़ाने का, तो ये सारी चीज़ें बढ़ाने का संविधान का उद्देश्य है। और दिया है लागू होने की तिथि। तो लागू होने की तिथि हमने देखी 26 नवंबर 1949। हालांकि लागू होने की जो तिथि है वह एक तरीके से मानी जाती है 26। सारा पूरा संविधान जो था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, लेकिन संविधान के जो अधिकतर बन के तैयार भी हो गया था और जो कुछ अनुच्छेद थे वो लागू भी हो गए थे। तो यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का भी उल्लेख करती है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के जो मुख्य मुख्य शब्द हैं हम उन पे बात करेंगे। आखिर प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द हैं, मेरा तो मानना है कि अगर आप कर सकते हैं तो प्रस्तावना को याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रस्तावना से सीधे ही पूछे जाते हैं। तो सबसे जो पहला मुख्य शब्द है वह हमारा शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत किसी भी देश पे निर्भर नहीं है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। यहाँ आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि दो भागों में जब बांटा गया भारत और पाकिस्तान, अंग्रेज़ों ने जब भारत और पाकिस्तान को बांटा तो जब तक उनका संविधान लागू नहीं हुआ तब तक उनका स्टेटस जो था एक डोमिनियन का था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डोमिनियन स्टेट्स का उनका एक स्तर था, वो डोमिनियन के रूप में थे। लेकिन जब संविधान हमारा बनके तैयार हो गया, लागू हो गया, तो हम संपूर्ण संप्रभु हो गए। हमारे पास संप्रभुता आ गई। हमारी संप्रभुता जो है वह भारत की जनता में आ गई और अब हम किसी के भी डोमिनियन देश और किसी के गुलाम देश नहीं रह गए। आगे बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है कि भारत में जो विचार है, जैसे पूंजीवाद है, उसके अलावा हम देखते हैं समाजवाद है या फिर साम्यवाद है, तो भारत ने इन सारे चीज़ों को नहीं अपनाया। भारत ने अपनाया समाजवादी व्यवस्था को या मिश्रित अर्थव्यवस्था को। लेकिन मिश्रित होने के बावजूद भारत जो थी, भारत में एक जो व्यवस्था बनाई गई वो समाजवादी पे ज़्यादा फोकस किया गया। हालांकि आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि समाजवादी जो सीधे सीधे शब्द लिखा गया है वह लिखा गया है 1942 के 42वें संविधान संशोधन 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। लेकिन समाजवादी शब्द जोड़ने के पहले क्या समाजवाद नहीं था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाजवादी शब्द जब जोड़ा गया संविधान में 1976 में, इंदिरा गांधी जी ने जब लगाया भारत में आपातकाल, तो उसके बाद उन्होंने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया। 75 में उन्होंने लगाया आपातकाल भारत में और 1976 में उन्होंने क्या किया, संविधान संशोधन कर दिया 42वां। उसमें 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ें भारत में जोड़ी गई, उन पे हम बाद में बात करेंगे। जब 42वें संविधान, सारे संविधान संशोधनों को एक साथ देखेंगे तब उसमें बात करेंगे। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान, लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें भारत के संविधान में जोड़ दी गई संविधान संशोधन के द्वारा। तो उसी में एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी। उसके अलावा और भी कई वर्ड जोड़े गए, उन पर भी हम बात करेंगे। तो समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया, इसका मतलब है भारतीय समाजवाद एक अलग तरीके का समाजवाद। यहाँ इस समाजवाद का यह कतई मतलब नहीं है कि जो निजी क्षेत्र हैं उनसे सारी पूंजी छीन ली जाए अमीरों से और ज़मींदारों से और सारी पूंजी जनता में बांट दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ समाजवादी का अर्थ है कि जनता, निजी जो क्षेत्र है और जो सार्वजनिक क्षेत्र है, दोनों साथ साथ रहेगा। जैसा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी है, लेकिन फिर भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि जो गरीब तबका है उसको व्यवस्थाएं मिल पाएँ, उसको सारी चीज़ें मिलती रहें। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है,
गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। तो एक तरीके से भारतीय समाजवाद जो है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, यानी गांधीवादी समाजवाद हम एक तरीके से भारत के समाजवाद को कह सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता सब जब देखते हैं तो यह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ दिया गया। तो ऐसा ये भी चीज़ अगर हम पहले देखें कि क्या ये तत्व पहले से नहीं थे? जी बिल्कुल नहीं, तत्व पहले से मौजूद थे। भारत के बहुत सारे संविधान में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे अनुच्छेद हैं, जैसे हम देखते हैं अगर मूल अधिकारों में देखते हैं तो जो 25 से 28 तक के जो मूल अधिकार हैं तो वह स्पेशली इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित ही हैं कि धर्म के आधार पे आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से आचार व्यवहार संस्थाएं भी बना सकते हैं। अल्पसंख्यकों को बहुत सारे अधिकार भी दिए गए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में सीधे सीधे बातें लिख दी गई प्रस्तावना में कि भाई भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का यहाँ पे भारतीय अर्थ जो है वह अन्य यूरोपीय देशों के समान नहीं है। यूरोपीय देशों में जैसे सरकार जो है धर्म को, एक कई सारे देशों में सरकार नास्तिक तरीके से होती है, वहाँ पे वो लोग विरोध भी करते हैं धर्म का। लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत का कोई धर्म, अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राज्य धर्म के पालन में किसी प्रकार से कोई रुकावट पैदा करेगा। राज्य का यह कर्तव्य रहेगा कि वह सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। राज्य सबको समान समर्थन दे रहा है, कोई स्पेशल राज्य का धर्म नहीं है। अब हम जब बात करते हैं लोकतांत्रिक पे, तो लोकतांत्रिक का अर्थ, लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र अर्थात सिस्टम। तो लोकतांत्रिक का अर्थ है जो जनता का सिस्टम हो, अर्थात तंत्र जो सारा बना हुआ है वो जनता, यानी सबसे जो सर्वोच्च शक्ति है, जो सुप्रीम पावर है, वह कौन है? जनता है। जनता जनार्दन कही जाती है इसीलिए। तो जो सुप्रीम पावर है वो जनता में निहित है, क्योंकि हमारे संविधान की शुरुआत में ही आप जो वर्ड देखते हैं, मैंने बताया आपको कि संविधान का एक एक शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत होती हम भारत के लोग, अर्थात वह संविधान कौन लागू कर रहा है? जनता लागू कर रही है। जनता की तरफ से संविधान सभा के जो सदस्य हैं जनता के ही प्रतिनिधि हैं, तभी वो संविधान के शुरुआत में लिखते हैं कि हम भारत के लोग, यानी हम लोग लागू कर रहे हैं। तो सर्वोच्च शक्ति जो जनता की है, उसके 4 मुख्य औजार कौन कौन से हैं? परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। इन सभी चीज़ों पे डिटेल्ड में आगे बात करेंगे। आगे के जब वीडियो जाएंगे तो उनमें इन सब पे डिटेल्ड बात करेंगे। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो लोकतंत्र होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से भी होता है। प्रत्यक्ष जो होता है उसमें सीधे जनता चुनती है मुख्य व्यक्ति को, और उसके अलावा अप्रत्यक्ष जो होता है उसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। अप्रत्यक्ष में जनता अपने प्रतिनिधि चुन लेती है, उसके बाद वो प्रतिनिधि सर्वोच्च नेता को चुन लेते हैं। स्विट्जरलैंड में हम देखते हैं कि वहाँ का राष्ट्रपति सीधे जनता चुन लेती, तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। अब चूंकि स्विट्जरलैंड काफ़ी छोटा है, वहाँ तो चल जाएगा काम, लेकिन हमारे यहाँ, हमारा देश काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमारे यहाँ पहले जनता अपने प्रतिनिधि, जैसे MP MLA इन सबको प्रतिनिधियों को चुनती है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, वही राष्ट्रपति को चुन लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो लोकतंत्र है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। उसके अलावा एक लोकतंत्र का और प्रकार होता है जो कि होता है संसदीय, और एक होता है संसदीय जहाँ पे संसद सर्वे सर्वा होती है, और दूसरी होती है राष्ट्रपति के अधीन। जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वह संसद के अधीन नहीं होता है, ना ही संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन भारत में संसद सर्वोच्च है, पावर सर्वोच्च है। यहाँ पे संसद के कहे के अनुसार ही राष्ट्रपति को काम करना पड़ता है, और राष्ट्रपति जो है जवाबदेही भी उसकी तय होती है संसद के प्रति। तो इस तरीके से 2 जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया। और संसदीय लोकतंत्र आपको पता ही होगा कि संसदीय लोकतंत्र जो है वो इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन से ही वो चीज़ें ली गई हैं। अब जब हम आगे बात करते हैं गणतंत्र पे, गणतंत्र वास्तव में क्या है?
गणतंत्र वह है जो देश का सबसे सर्वोच्च नेता होता है। वो सर्वोच्च नेता अगर वह चुना जाए तो वह देश गणतंत्र होगा। अब चुनाव ऐसा नहीं होना चाहिए कतई। आप देखिए जैसे चाइना में भी चुनाव होता है, लेकिन वहाँ का राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति चुना तो ज़रूर जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही पार्टी है और वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जो उस पार्टी का मेंबर है। तो उसे गणतंत्र सही अर्थों में, सही मायनों में गणतंत्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो तानाशाही के उस पे चलते हैं, व्यवस्थाएं वहाँ तानाशाही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो स्वयं को गणतंत्र लिखते हैं। तो सिर्फ लिख देने मात्र से कोई गणतंत्र नहीं हो जाता। चुनाव सही तरीके से होने चाहिए। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर तरीके से बताई जाएंगी कि वास्तविक लोकतंत्र क्या है। लोगों के जो अधिकार हैं वो होने चाहिए, उनको पर्याप्त विकल्प मिलने चाहिए चुनाव के लिए। तो गणतंत्र का मतलब है सर्वोच्च नेता चुना हुआ होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। तो अपने यहाँ आप देख ही रहे हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति है, सबसे सर्वोच्च नेता वही है। तो हमारा राष्ट्रपति चुना जाता है, इसलिए हमारा जो देश है वह गणतंत्र सही मायनों में है। अगर हम ब्रिटेन को देखते हैं तो ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था जरूर है, लेकिन ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ जो सर्वोच्च नेता होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, वैसे वहाँ का सम्राट या साम्राज्ञी होती है। सम्राट या साम्राज्ञी वो चुने नहीं जाते, वो वंशानुगत होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है गणतंत्र नहीं है। अब हम आगे जब देखते हैं न्याय हमारे संविधान में अगर हम देखेंगे तो 3 तरीके की न्याय की बात की गई है। तो एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरे राजनीतिक। सामाजिक न्याय अर्थात हमारे समाज में सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई बात होती है न्याय मिलने की तो समाज में बिना भेदभाव के, सामाजिक न्याय अर्थात बिना भेदभाव के, अर्थात जैसे जाति है, रंग है, धर्म है, लिंग है, इनके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको बराबर, चाहे वो अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों, सबको, महिलाएं हैं, उनको सबको बराबर हक मिलना चाहिए। तो ये एक तरीके से सामाजिक न्याय हो गया। अब जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, यानी आर्थिक कारणों के, अब जैसे अमीर और गरीब के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं हो। आर्थिक न्याय का मतलब आप ये कतई मत समझिएगा कि सब जो अमीर हैं उनके पैसे छीन लिए जाएं, गरीबों में बांट दिए जाएं, ऐसा नहीं। चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको हर जगह को उसके आधार पर कोई भेदभाव न होना चाहिए। ये हो गया आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, उनको हर जगह अपनी बात रखने का अधिकार हो, या नहीं कि उनके पे रोक लगा दी जाए। तो इस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, हमारे संविधान में अगर पूछा जाए कितने तरीके के न्याय की व्यवस्था की गई है तो 3 तरीके के न्याय की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम जब आगे आते हैं तो बात करते हैं स्वतंत्रता पे। स्वतंत्रता अर्थात सभी लोगों की जो गतिविधियां हैं उन पे रोक टोक ना हो, और विकास के लिए सबको समान अवसर, कोई भी काम करना हो तो सबको सब काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनमें अगर उनके विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है अगर उसका हनन होता है तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए स्वतंत्रता के लिए हम देखेंगे आगे जब मूल अधिकार वाला चैप्टर आएगा तो उसमें स्पेशली इसके लिए अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिकारों में ही, फंडामेंटल राइट्स में ही काफ़ी सारे अनुच्छेद लिखे गए हैं। इसमें काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं जिनके दम पे लोगों को स्वतंत्रता दी जाएगी। उसके अलावा जब हम स्वतंत्रता के आगे देखते हैं, समता पे बात करते हैं, तो समता में भी हम देखते हैं कि लोगों को समता अर्थात बराबरी का अर्थ मिलेगा। हर लोगों को बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेंगे। तो समता की भी व्यवस्थाएं काफ़ी उसमें दी हुई हैं। मूल अधिकार में जब बात करेंगे तो समता भी दी हुई है। समता अर्थात समानता की व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा जब हम आगे देखेंगे तो बंधुत्व अर्थात भाईचारा बढ़ाने के लिए देश में इस तरीके से सरकार नीतियों का निर्माण करेगी कि लोग आपस में भाईचारे की बात करेंगे। फिर जब हम महत्व पे बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो हमने शुरू में ही बताया कि संविधान का जो आधारभूत दर्शन है, यानी इसकी फ़िलॉसफी क्या है संविधान की,
और संविधान में जो राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य हैं उनका जो उल्लेख किया गया है वो यहीं पे बता दिया गया कि संविधान के अंदर किन किन बातों पे बात की जाएगी। एक तरीके से चाबी है संविधान की, आप पहले ही इसको देख के समझ जाएंगे कि हमारे संविधान के अंदर क्या है। जैसे आप मैथ्स की बुक पढ़ेंगे तो उसकी प्रस्तावना में लिखा होगा कि लोगों को, बच्चों को मैथ समझने में मुश्किल आती, तो इस किताब में यह कोशिश की गई है कि ऑथर द्वारा, लेखक द्वारा, कि वह बहुत अपनी बातों को आसानी से समझाए ताकि लोग बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकें। अब देखते हैं कुछ कथन कि हमारे जो संविधान सभा के लोग और उसके अलावा कई सारे संविधान वेत्ताओं ने हमारे संविधान को देख के क्या क्या बातें कहीं, क्या क्या दिमाग में उनके आया। तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे, ये हमारी संविधान सभा के एक सदस्य थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी हमने जो बहुत आगे आने वाले समय के लिए जो सपने देखे हैं अपने देश के लिए, उनका यह विचार है, उनमें ये विचार प्रतिबिंबित होते हैं, दिखाई देते हैं प्रस्तावना में। उसके अलावा संविधान सभा के एक अन्य सदस्य केएम मुंशी जी ने क्या कहा कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, या भविष्य में आने वाली चीज़ों का फल है। और उसके अलावा ठाकुर दास भार्गव, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा है या आभूषण है या और सबसे सम्मानित भाग है, यानी इन्होंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। कहा कि संविधान की आत्मा है, आभूषण है, सबसे सम्मानित भाग है प्रस्तावना। उसके अलावा सर अर्नेस्ट बार्कर के बारे में देख लेते हैं। यह एक अंग्रेज राजनीति शास्त्री थे, यानी अंग्रेज राजनीति शास्त्री थे। उन्होंने इसे देखा, प्रस्तावना को, कहा कि यह कुंजी नोट है। जैसे मैंने शुरू में बताया, प्रस्तावना जो है कुंजी, एक चाबी, ताले की एक चाबी के तरीके से कार्य करती है। तो उनकी जो बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1951 में प्रकाशित हुई, वो इतना ज़्यादा इस प्रस्तावना से प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी बुक की शुरुआत में ही यह इसका उल्लेख किया है प्रस्तावना का, भारतीय प्रस्तावना का। वो इतना ज़्यादा प्रभावित थे इस प्रस्तावना से। उसके अलावा एम हिदायतुल्लाह, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि यह संविधान की आत्मा है। अब हम आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण विवाद पे। विवाद क्या है? प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं है। जब संविधान बना उसके बाद प्रस्तावना को सबसे अंत में लागू किया गया, और संविधान सभा में जो सारे लोग बैठे हुए थे, संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने जब बातचीत की, आपस में विचार विमर्श किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का भाग है। लेकिन आगे जब 1960 में बेरूबाड़ी केस फंसता है सुप्रीम कोर्ट में, और चूँकि आपको पता होगा कि संविधान की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन और उसकी संरक्षण का अधिकार, संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई उनकी व्याख्या कौन करेगा। जैसे प्राचीन काल में वेदों की व्याख्या सब लोग नहीं कर सकते थे, वेदों की व्याख्या करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। उसी तरीके से संविधान की वर्तमान में व्याख्या करने का काम किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ही व्याख्या करेगा, बताएगा कि हाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बेरूबाड़ी वाद जब 1960 में फंसा, बेरूबाड़ी एक हिस्सा था पश्चिम बंगाल और उधर फंसता है जहाँ पे असम का कुछ हिस्सा था और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, आपस में लेन देन करना था। तो उस केस में पाकिस्तान को कुछ हिस्सा देना था और भारत को पाकिस्तान से कुछ हिस्सा लेना था। तो उस केस में 1960 में जब एक केस आया, तब संविधान की प्रस्तावना जो है, इस पे बात जब आई बात, तो कहा गया कि संविधान कुंजी जरूर है लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। यानी आप ये ताले की चाबी जरूर है लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं है। तो अब जब संविधान का हिस्सा नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। तो ये भी कहा गया कि भाई इसमें जब यह हिस्सा ही नहीं है तो संशोधन की बात ही नहीं आती। जब आगे केशवानंद भारतीवाद आता है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में आता है, केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह केस पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट बेरूबाड़ीवाद के फैसले को पलट देता है, यानी इस चीज़ को काट देता है, कहता है भाई ये नहीं है, प्रस्तावना जो है वह संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान का हिस्सा है, और अगर हिस्सा है तो इसमें संशोधन भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, संशोधन तो हो सकते हैं लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना
मूल ढांचे में आती है। अब मूल ढांचे के अंतर्गत मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए प्रस्तावना की, यानी प्रस्तावना जिस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करती है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये मूल ढांचा सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में आया था और आज भी चल रहा है। यानी अगर विधायिका या कार्यपालिका संविधान में संशोधन करना चाहे तो विधायिका संशोधन करने के लिए 368 अनुच्छेद का प्रयोग करके संविधान में कोई संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रस्तावना जो है यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही प्रतिबंधित करती है। यानी विधायिका यदि इसमें कोई चीज़ उठा के उस पर एक्ट बनाना चाहे तो उन चीज़ों को उससे पावर नहीं ले सकती, या नहीं कह सकती कि इसमें यह लिखा हुआ है तो हम इस पर एक्ट बना देते हैं। तो ना ही विधायिका की शक्ति का स्रोत है विधायिका अर्थात संसद, क्योंकि विधि बनाती संसद इसलिए वह विधायिका कही जाती है, और ना ही प्रतिबंधित करती प्रस्तावना। उसके अलावा यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसके आधार पे कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है, या इसके आधार पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि प्रस्तावना में यह बात लिखी हुई है तो हमको दी जाए। तो इसके आधार पे आप कोर्ट कतई नहीं जा सकते हैं, जिस तरीके से मूल अधिकार के मामले में आप कोर्ट जा सकते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना में जो संशोधन है या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमने देखा था कि केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। अब जब हिस्सा है तो संशोधन जरूर हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे आने वाले लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।